हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज हम डिस्कस करेंगे 10, 11 और 12 जून के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भव्य पोर्टल के तहत देश भर में कितने विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भव्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और इस पहल के तहत क्या है, स्कीम के तहत क्या है कि 100 जो है वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को जो है वो मजबूत बनाना है। भव्य जो है उसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वह भारत औद्योगिक विकास योजना। तो यही योजना जो है भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर बनाने के टारगेट से के एम से समर्थन करती है उसको। इससे क्या होगा कि जो घरेलू और विदेशी जो हैं दोनों प्रकार के जो निवेश हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक जो पार्क होंगे उनके अंदर जो आधुनिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की जो सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी। और ये जो भव्य पोर्टल जो जो ये जो योजना जो ये स्कीम लाई गई है, इस स्कीम में कुल कितनी लागत होगी? तो वो लागत जो होगी योजना की होगी 33,660 करोड़ रुपए। तो भव्य पोर्टल के तहत कितने विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे? वो बनाए जाएंगे 100 पार्क। किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के बाजार में किस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात हेतु सितंबर 2026 के बाद भी बाजार पहुंच मार्केट एक्सेस बनाई रखी है? ऑप्शन ए वस्त्र एवं परिधान, ऑप्शन बी एक्वाकल्चर शहद और अंडे, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल्स उत्पाद, ऑप्शन डी इस्पात एवं एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्वाकल्चर शहद और अंडे। तो भारत ने यूरोपीय संघ जो है ईयू जो है कि उनके जो बाजार हैं उसके अंदर एक्वाकल्चर उत्पादों शहद अंडों और पशु आवरण एनिमल केजिंग जो है उसके निर्यात के लिए बाजार पहुंच बरकरार रखी है। यह जो व्यवस्था है वो सितंबर 2026 के बाद भी जारी रहेगी। इस निर्णय से क्या फायदा हो? इस निर्णय से क्या है कि भारत की जो 1.59 बिलियन डॉलर है जो फिशरीज के निर्यात को उसको सुरक्षा मिलेगी। और यूरोपियन यूनियन जो है विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक बाजारों में से एक है। एक्वाकल्चर में जो मछली है, झींगा है और अन्य जो जलीय जीव हैं उनका नियंत्रण जो उत्पादन जो है उनसे जो है ये चीज़ें जो एक्वाकल्चर में शामिल हैं। भारत विश्व के प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातकों में से एक है। यूरोपीय बाजार तक भारतीय कृषि मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो निर्यात वृद्धि से विदेशी मुद्रा की जो है जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेंगे और रोजगार जो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएमसी कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ के अंदर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का शुभारंभ किया है। इसके अंदर का क्या काम है? इसके अंदर ये जो केंद्र है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो आसपास के जो क्षेत्र है उनके मौसम के अनुमान की जो है सटीक जो मैसेज होंगे वो प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, मौसम की जो सटीक भविष्यवाणी जब हमें मिलेगी तो हमें उसके मैनेजमेंट के लिए उससे जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, मान के चलो आंधी तूफान जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड हमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं हम टाइमली जो है उससे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे। तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान के अंदर जो भारत मौसम विज्ञान जो है के अंतर्गत कार्य करता है। और जो भारत मौसम विज्ञान है उसकी स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हाल ही में जो नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमई ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है उसने 9 जून 2026 को अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अभियान की शुरुआत जो है गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक जो है 7.5 करोड़ से अधिक गर्भवती जो महिलाएं हैं को इस योजना के का बेनिफिट ले चुकी हैं। योजना के तहत क्या है कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
पीएसएमएसए की शुरुआत 9 जून 2016 को की गई थी और यह योजना जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है, मतलब फ्री में। आपने सुना भी होगा, तो फ्री अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, जो भी मेजर्स होते हैं फ्री के प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस योजना के तहत किए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 27 के जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 6.1%, ऑप्शन सी 6.4%, ऑप्शन डी 6.7%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.4%। तो फिच रेटिंग्स ने क्या है कि भारत के जो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो जीडीपी का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है उसके जो वृद्धि दर है उसको 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए मध्य पूर्व संकट, जो अभी जो तेल संकट चल रहा है या वेस्टर्न जो वॉर्स चल रहे हैं, तो उन सबको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत के आयात बिल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिच रेटिंग्स क्या है? फिच रेटिंग्स जो विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य प्रमुख रेटिंग एजेंसियां कौन सी? मूडीज है और S&P ग्लोबल रेटिंग्स है। और जीडीपी से आप क्या समझेंगे? जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख संकेतक होता है। और भारत जो है विश्व की सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देशों में से एक है, तो इसलिए ये जो चीज़ है, तेल का जो आयात है, इम्पोर्ट है, इसकी जो कीमतों पर असर पड़ रहा है, तो इससे जो है जीडीपी की जो वृद्धि है उसके ऊपर भी असर डायरेक्टली पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कलराज मिश्र, ऑप्शन बी बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन सी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित को क्या है कि भारतीय विद्या भवन जो है उसका अध्यक्ष चुना गया है। वे पूर्व में जो पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक मतलब रह चुके हैं। भारतीय विद्या भवन जो भारत की प्रमुख शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक है। यह संस्था जो भारतीय संस्कृति, शिक्षा और मूल्यों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए कार्य करती है। भारतीय विद्या भवन का मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में स्थित है। संस्था भारत सहित कई देशों में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करती है। के.एम. मुंशी का एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। भारतीय विद्या भवन एवं भारतीय परंपरा को आधुनिक शिक्षा के समन्वय को बढ़ावा देता है। तो भारतीय विद्या भवन के नए प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह एवं मंत्री स्तरीय बैठक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। तो ब्रिक्स जो इंदौर में किया, इंदौर का मध्य प्रदेश में जो है ब्रिक्स जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो 26 का आयोजन 9 जून से 13 जून तक किया जा रहा है। इसकी इस बैठक में क्या होगा? इस बैठक में जो खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, कृषि और किसान कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सदस्य देश जो होंगे कृषि क्षेत्र में स्मार्ट फार्मिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई के उपयोग पर विचार विमर्श करेंगे। कृषि व्यापार और सतत कृषि विकास भी बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल है। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मूल सदस्य हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसको फॉर्म किया। उसके बाद में इसमें बहुत से और देश भी शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स का जो उद्देश्य है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और विकासात्मक सहयोग बढ़ाना है। इंदौर को भारत के इंदौर जो है अब इंदौर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इंदौर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है उनके अंदर गिना जाता है। जलवायु अनुकूलन, कृषि, बदलते मौसम के प्रभावों से कृषि को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 124। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 114। तो भारत ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में जो शानदार प्रदर्शन करते हुए 114 पदक जो हैं वो जीते हैं।
और इनमें जो है 102 जो हैं वो स्वर्ण पदक शामिल है। इस उपलब्धि के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। प्रतियोगिता का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था, गुजरात के अंदर। इस वैश्विक प्रतियोगिता में 79 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह जो प्रथम विश्व विश्व योगासन चैंपियनशिप थी, योगासन की वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में पहचान मिल रही है। तो भारत योग और योगासन का मूल उद्गम स्थल माना जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो प्रतिवर्ष किस कब मनाया जाता है? वो 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी कुमार शंकर, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी ए के जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमार शंकर। तो कुमार शंकर को जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईजीएल जो है भारत की प्रमुख सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करती है। आईजीएल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कंपनी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी आपूर्ति की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और पीएनजी की पाइप्ड नेचुरल गैस। तो आईजीए के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कुमार शंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत का सबसे समृद्ध मतलब रिचेस्ट राज्य कौन सा है जिसका जीएसडीपी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वर्ष 2026 में भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाए, रिचेस्ट स्टेट जो है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी देश में सबसे अधिक है। मुंबई जो भारत की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि सेवाएं और विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्रों में से एक है। जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी राज्य के कुल आर्थिक गतिविधियों का माप है, जैसे कंट्री का जीडीपी होता है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। राज्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, आकर्षित करने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। तो साइड में आप फोटो जो इमेज उसमें देख सकते हो कि 5 टॉप कौन से हैं जिन जो रिचेस्ट हैं। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे गुजरात है। तो जहाँ तक महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। तो पहले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कितने दिन का रिकॉर्ड था उनका? 4398 दिन लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी लगातार 3 लोकसभा चुनाव से ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2014 में, 2019 में, फिर 2024 से। यह उपलब्धि उनके निरंतर जनसमर्थन और चुनावी सफलता को दर्शाती है। भव्य भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक समय तक निर्वाचित पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के जो प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू का कार्यालय 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा था। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। तो भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीडीए ने जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची का पहला निर्यात कहाँ किया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई। तो एपीडीए ने असम की जो जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची का पहला निर्यात दुबई के लिए सुगम बनाया। यह पहल जो पूर्वोत्तर भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे
असम के जो लीची उत्पादक किसान हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। एपीडीए का फुल फॉर्म क्या होगी? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई थी। इसे किसके अंतर्गत काम करती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करती है। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है? जीआई टैग तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी उत्पाद की भौगोलिक पहचान या विशिष्टता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर जो भारतीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी रोनाल्डो नाजारियो, ऑप्शन सी मिरोस्लाव क्लोजे, ऑप्शन डी पेले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिरोस्लाव क्लोजे। तो जर्मनी के जो मिरोस्लाव क्लोजे हैं फीफा विश्व कप इतिहास के अंदर सर्वाधिक गोल स्कोरर रहे हैं। उन्होंने विश्व कप में कुल 16 गोल किए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 24 मैचों में हासिल की है। क्लोजे ने 2002, 2006, 2010 और 2014 विश्व कप में भाग लिया था। 2014 विश्व कप में उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा था। दूसरे स्थान पर रोनाल्डो नजारियो जो ब्राजील के हैं, उन जिन्होंने 15 गोल किए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना विश्व कप में 13 गोल कर चुके हैं। पहले 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी पेले। पहला विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था। ब्राजील सबसे अधिक 5 बार विश्व कप जीतने वाला देश है। तो इसके अंदर काफी क्वेश्चन बन गए हैं कि पहला तो यही है कि सर्वाधिक गोल फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है मिरोस्लाव क्लोजे। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? वो है रोनाल्डो नाजारियो जो कि ब्राजील के, उन्होंने 15 गोल किए हैं। फिर तीसरे हैं लियोनेल मेसी विश्व कप जो अर्जेंटीना के हैं, जो उन्होंने विश्व कप में 13 गोल कर चुके हैं। पहले जो है 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। और पहला विश्व कप कब हुआ था? 1930 में आयोजित किया गया था। ब्राजील सबसे अधिक कप फीफा का विश्व किसने जीते हैं? वो जीते हैं ब्राजील ने 5 बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी टुटुनेंदो, ऑप्शन सी माउशिनराम, ऑप्शन डी देम्बुडसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउशिनराम। तो माउशिनराम को विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। यह मेघालय राज्य के जो है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। तो यहाँ औसतन लगभग 1180 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराकर अत्यधिक वर्षा करती है। माउशिनराम जो है चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे वर्षायुक्त स्थान होने का दर्जा प्राप्त किया। चेरापूंजी जो विश्व का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। माउशिनराम और चेरापूंजी दोनों खासी पहाड़ियों में स्थित है। मेघालय को बादलों का घर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा का मुख्य कारण ओरोग्राफिक वर्षा है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउशिनराम। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउशिनराम जो कि मेघालय में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी की सफाई, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन डी ग्रामीण आवास निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया है। इस परियोजना के तहत क्या है कि 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ 8000 डिजिटल उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं डिजिटल, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक रोजगार जो है उनको सृजित किए जाएंगे, उनका वो डेवलप होंगे इससे एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एल नीनो मुख्य रूप से किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। एल नीनो भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की जलवायु घटना है। और 2026 में एल नीनो ने फिर से उभरने की आशंका जताई गई है। जापान मौसम विज्ञान
जो है एजेंसी जो है उसने सहित कई वैश्विक निगरानी एजेंसियों ने इसके संकेत दिए हैं। एल नीनो के कारण दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। एल नीनो को क्या का स्पेनिश अर्थ है नन्हा बालक, लिटिल बॉय। एल नीनो जो है इंसो एन नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन चक्र का एक चरण है। इसके विपरीत चरण को ला नीना कहा जाता है। एल नीनो के दौरान भारत में सामान्य जो से कम मानसून वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है, कम होने की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO इन सब घटनाओं की निगरानी करता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा द्वारा भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने भारत का पहला जो AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है विकसित करने के लिए साझेदारी की है, और वो कहाँ स्थापित करेंगे? वो करेंगे गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहाँ? जामनगर के अंदर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 160 मेगावाट की होगी। यह जो केंद्र होगा मेटा की वैश्विक AI संरचना को समर्थन प्रदान करेगा। हाइपर स्केल डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सेवाओं के लिए बनाए जाते हैं। यह जो परियोजना है नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगी। डेटा सेंटर में सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जामनगर पहले से रिलायंस की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का केंद्र रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए सीमा मित्र, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी ई सीमा, ऑप्शन डी सुरक्षा सेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनिमय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि भारत के जो सीमा प्रबंधन बॉर्डर मैनेजमेंट को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। विनिमय के माध्यम से कागजी कार्रवाई के में लगभग 90% की कमी आएगी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो LPI भारत के भूमि बंदरगाहों को प्रबंधन करती है। विनिमय व्यापार, आवर्जन और सीमा प्रबंधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। डिजिटल सीमा प्रबंधन से समय और लागत दोनों में कमी आएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती प्रदान करेगी। भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भूमि बंदरगाह, लैंड पोर्ट्स व्यापार और आवागमन के प्रमुख केंद्र हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा प्रबंधन के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विनिमय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जोजिला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी? ऑप्शन ए जम्मू और श्रीनगर, ऑप्शन बी श्रीनगर और लेह, ऑप्शन सी जम्मू और कारगिल, ऑप्शन डी लेह और मनाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर और लेह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल परियोजना में ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू का निरीक्षण किया। यह टनल जो है श्रीनगर घाटी को लेह लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने का कार्य करेगी। वर्तमान में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा जो है सर्दियों में कई महीनों तक बंद रहता है। टनल के पूरा होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। यह जो दर्रा है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला टनल एशिया की महत्वपूर्ण सड़क सुरंग परियोजना में से एक है। परियोजना के से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। लद्दाख क्षेत्र के लिए यह परियोजना सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी लेह लद्दाख की और जो कश्मीर घाटी है उसकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिक कार्यक्रम विवा टेक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर जाएंगे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून 2026 से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। फ्रांस में वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिक कार्यक्रम विवा टेक में भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्लोवाकिया प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। विवाटेक जो है यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और प्रौद्योगिक सम्मेलन माना जाता है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन अक्सर विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है। तो G7 के सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा है। और इसके अंदर भारत सदस्य नहीं फिर भी, लेकिन
आमंत्रित देश के रूप में जो भारत जो है इसमें भाग लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल सेंट्रल बोर्ड में सरकार ने किसे नामित किया है? ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी संजय लोहिया, ऑप्शन डी अजय सेठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संजय लोहिया। भारत सरकार ने संजय लोहिया को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में नामित किया है। वे वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड देश की मौद्रिक और वित्तीय नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का मार्गदर्शन करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है और आरबीआई केंद्रीय बोर्ड बैंक की नीतियों और प्रशासन की निगरानी करता है। वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय मोदी ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी जीएनएसएस जैमर्स की खरीद हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 349 करोड़, ऑप्शन बी 399 करोड़, ऑप्शन सी 449 करोड़, ऑप्शन डी 499 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 499 करोड़ रुपए। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 जो स्वदेशी जीएनएसएस जैमर्स की खरीद हेतु 499 सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 449 करोड़ रुपए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 449 करोड़। तो 20 स्वदेशी जीएनएस जैमर्स की खरीद हेतु 449 करोड़ रुपए के जो अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। यह कदम भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। जीएनएसएस जैमर जो शत्रु के सैटेलाइट आधारित नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम को बाधित करने में सक्षम होते हैं। यह परियोजना जो है आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देती है। जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या रहेगी? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जीएनएसएस में क्या होगा? जीपीएस, ग्लोनस, गैलीलियो और नाविक जैसे नेविगेशन सिस्टम शामिल है। जैमर्स इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 449 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन डी गलत है, तो इसका सही आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने CGSMFI 2.0 योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी? ऑप्शन ए मार्च 2026, ऑप्शन बी जून 2026, ऑप्शन सी अगस्त 2026, ऑप्शन डी दिसंबर 2026। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्त 2026। तो भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अवधि जो है अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार ने बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए ऋण सीमा लोन में भी वृद्धि की है। इस कदम का उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में ऋण प्रवाह, क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देना, योजना के छोटे उद्यमियों और निम्न आय वर्गों के लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं छोटे ऋण प्रदान कर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। क्रेडिट गारंटी योजना ऋणदाताओं के जोखिम को कम करने में सहायता करती है। वित्तीय समावेशन भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स, आईसीएमआर और आईएआरसी द्वारा सत्यापित स्वदेशी परीक्षण इंडिजीनियस टेस्ट किस बीमारी की स्क्रीनिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए स्तन कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। तो एम्स, आईसीएमआर और आईएआरसी के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोम वायरस टेस्ट को सत्यापित किया है। यह परीक्षण जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है। एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। यह स्वदेशी टेस्ट भारत में बड़े पैमाने पर और कम लागत में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को संभव बनाएगा। इससे महिलाओं में कैंसर की समय पर पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। आईसीएमआर का पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आईएआरसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात पुलिस ने एक महीने में 1470 लापता व्यक्तियों को पता लगाने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया? ऑप्शन ए ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुरक्षा, ऑप्शन सी ऑपरेशन मिलाप, ऑप्शन डी ऑपरेशन खोज।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन मिलाप। तो गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1 महीने में 1470 लापता व्यक्तियों को पता लगाया। यह एक राज्यव्यापी जो है विशेष अभियान था। अभियान का मुख्य उद्देश्य लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से पुनः मिलाना था। यह पहल नागरिक सुरक्षा और जन केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देती है। अभियान के माध्यम से कई परिवारों को उनके बिछड़े सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी शोभा करंदलाजे, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शोभा करंदलाजे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC में भारत में के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने सम्मेलन में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, श्रम गतिशीलता, डिजिटल गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक श्रम नीतियों और कार्यस्थल संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। ILO का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देना है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दो सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के विलय मर्जर को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए REC लिमिटेड और NTPC लिमिटेड, ऑप्शन बी PFC और NHPC, ऑप्शन सी REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है। इस विलय से बिजली क्षेत्र पावर सेक्टर के लिए एक और अधिक मजबूत वित्त पोषण जो है संस्था का निर्माण होगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की NBFC की कार्य कुशलता एफिशिएंसी को बढ़ाना है। विलय के वजह बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्धता और वित्तीय क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। REC का जो फुल फॉर्म होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोनों संस्थाएं जो भारत के बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। PFC और REC विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने UNRWA को कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए $1.5 मिलियन, ऑप्शन बी $2 मिलियन, ऑप्शन सी $2.5 मिलियन, ऑप्शन डी $3.5 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी $2.5 मिलियन। तो भारत ने UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा की। भारत के साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान हेतु दो राष्ट्र समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारत ने गाजा में युद्ध विराम की भी अपील की। यह सहायता फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं को समर्थन प्रदान करेगी। UNRWA की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और विकास सेवाएं प्रदान करना है। 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत इजराइल फिलिस्तीन को 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच तेज एवं सहज प्रेषण सुविधा के लिए कौन सा कॉरिडोर लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए UPI पिक्स कॉरिडोर, ऑप्शन बी UPI NPI कॉरिडोर, ऑप्शन सी UPI पे नाउ कॉरिडोर, ऑप्शन डी UPI AFPS कॉरिडोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी UPI NPI कॉरिडोर। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा पार धन प्रेषण ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए UPI NPI कॉरिडोर लॉन्च किया। यह भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस को जोड़ता है। इससे दोनों देशों के बीच तेज, सुरक्षित और कम लागत वाली रेमिटेंस सुविधा उपलब्ध होगी। UPI का जो विकास है NPCI द्वारा किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का UPI दुनिया की सबसे सफल रियल टाइम भुगतान प्रणाली में से एक है। नेपाल भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क से जुड़ने वाले प्रमुख पड़ोसी देशों में शामिल है। भारत पहले भी सिंगापुर, UAE, भूटान और अन्य देशों के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ा चुका है। सीमा पर डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो नेपाल के साथ
कौन सा कॉरिडोर लॉन्च किया? यूपीआई एनपीआई कॉरिडोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने स्किल इंडिया के कितने वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया परिवर्तन और विकास के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया। स्किल इंडिया का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस पहल ने रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर कुशल कार्यबल स्किल्ड वर्कफोर्स का केंद्र बनाना है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री एक कौशल विकास योजना स्किल इंडिया की प्रमुख योजनाओं में से एक है। एमएसडीई का पूर्ण जो फुल फॉर्म हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।